नमस्कार साथियों, मैं सुनील सिंह आज आपका स्वागत करता हूं स्वास्थ्य अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के दूसरे गवर्नर जनरल मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इनसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट पूछता है, जैसे कि तीसरा मैसूर युद्ध, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल मतलब बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, और तीसरा कॉर्नवालिस कोड। ये इससे जो है काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, इसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है वो शुरू होता है सन 1786 से 1793 तक। अब इनसे जो है ये भारत में आते हैं, ये बनते हैं भारत के दूसरे गवर्नर जनरल। इनसे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग। अब असल में इन कॉर्नवालिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इनके समय में होता है तीसरा मैसूर युद्ध। अब ये युद्ध जो है हो रहा है इनके समय में, तो इसके पीछे कोई रीजन होगा। अगर हम लोग ने इससे पहले वाली आपने अगर वीडियो देखी होगी वॉरेन हेस्टिंग वाली, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा मैसूर युद्ध। उस युद्ध में क्या होता है, जो मैसूर के जो नवाब होते हैं हैदर अली, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह उनका बेटा टीपू जो है वो सल्तनत पे बैठता है और वो युद्ध को जारी रखता है और उस युद्ध से कोई जो परिणाम नहीं निकलता है। इसके कारण क्या होता है, अंग्रेजों और टीपू के बीच में एक संधि होती है। उस संधि के तहत ये अंग्रेज मान लीजिए और ये टीपू को मान लीजिए, तो इन दोनों में एक संधि होती है। इस संधि में ये बात कहा जाता है कि अंग्रेज जो है वो टीपू के जितने सैनिक इन्होंने बंद करके रखे हुए हैं वो इनको वापस कर देंगे, और टीपू जो है जितने सैनिक अंग्रेजों का रखा था वो इनको वापस कर देगा। मगर टीपू जो है अंग्रेजों को उनके सैनिक वापस नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है तीसरे मैसूर युद्ध का। अब तीसरा मैसूर युद्ध होता कब है, इसका ये शुरू होता है सन 1790 से और चलता है सन 1792 तक। तो 3 साल का ये युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या ये 3 साल का युद्ध चलता है और इस युद्ध में जो है टीपू जो है हार जाता है। और ये युद्ध जब थमता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, इसके तहत तीसरा मैसूर युद्ध जो है वो रुकता है। और कब होती है ये, सन 1792 में। इस संधि में कुछ बातें कही गई थी, जैसे कि अब टीपू इस युद्ध में हार चुके हैं तो उनको अंग्रेजों को हर्जाना देना पड़ेगा। तो टीपू जो है अंग्रेजों को 330 लाख रुपए जो है वो हर्जाने के तौर पे अंग्रेजों को देते हैं। और टीपू हारे हुए हैं, ये तो गवा चुके हैं 330 लाख रुपए। साथ ही साथ मान लीजिए इनका मैसूर राज्य है, उसका आधा हिस्सा जो है वो अंग्रेजों के पास चला गया था। तो टीपू को इस लड़ाई में, तीसरे मैसूर युद्ध में, अपना आधा राज्य और 330 लाख रुपए जो है वो अंग्रेजों को देने पड़ते हैं। अब इसको एक बार जल्दी से देखते हैं। कॉर्नवालिस के समय में तीसरा मैसूर युद्ध होता है जो शुरू होता है 1790 से 92 तक चलता है। इस युद्ध में टीपू हार जाते हैं और ये युद्ध थमता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और इस युद्ध में टीपू को जो है अपना आधा राज्य और 330 लाख रुपए अंग्रेजों को देने पड़ते हैं। तो ये पहला पॉइंट था हम लोगों का कॉर्नवालिस के समय में। दूसरा आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सन 1793 में आता है कॉर्नवालिस कोड। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि कॉर्नवालिस कोड कब आया था, तो वो आता है सन 1793 में। कॉर्नवालिस कोड 1793 में था। अब इस कोड में क्या था, असल में इससे पहले जो है काफ़ी ज़्यादा जो नियम चलते थे अंग्रेजों में, तो वो चलते थे। अब कॉर्नवालिस कोड लेकर के आते हैं, इसके तहत जो उनके पुराने नियम थे उसको मॉडिफाई किया गया था, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉर्नवालिस कोड। अब देखते हैं तीसरे पॉइंट को, इसको हम मिटा देते हैं, फिर देखते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी पॉइंटों में से, जिसे बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त ऑफ बंगाल और बिहार। तो उसको हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं।
स्थायी बंदोबस्त ऑफ बंगाल और बिहार। तीसरा पॉइंट जो है उसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एंड बिहार। बंगाल और बिहार दोनों का होता है इसमें परमानेंट सेटलमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त ऑफ बंगाल, स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार। अब इसमें क्या बातें होती हैं, इसमें क्या असल में होता क्या है, इसको आने से पहले क्या बातें थी उसको देखते हैं, फिर इसके आने के बाद क्या फ़र्क है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें होता है असल में जो उस समय जो अंग्रेज़ थे, इससे पहले की बात कर रहे हैं हम, इसके आने से पहले की जो अंग्रेज़ थे, मान लीजिए ये इंग्लिश है। अब अंग्रेज जो है वो कर किससे लेते थे, वो लेते थे जमींदार से। जमींदार से वो कर लेते थे, और जमींदार किससे लेते थे, वो किसानों से लेते थे, किसान। अब इनके समय में अंग्रेज कर ले रहे हैं जमींदार से, तो ये कुछ अधिकार दिए हुए थे जमींदारों को। कौन कौन से? दो अधिकार मिलते हैं। पहला पॉलिटिकल, मतलब न्यायिक जो है ये कर सकते थे। दूसरा जो था ये जुडिशियल था, जुडिशियल। तो अंग्रेजों को जो है दो अधिकार थे, एक था पॉलिटिकल, एक था राजनीतिक, दूसरा था न्यायिक। तो दो तरीके के न्याय जो है अधिकार अंग्रेजों के पास थे उस समय। और किसान जो है अपना कर वो अंग्रेज जमींदार को देते थे और जमींदार अंग्रेजों को देते थे। मगर यहाँ पे एक बात थी, उस समय जो जमींदार थे वो बोलते थे देखिए भाई हम आपको कर दे रहे हैं, कभी किसान कभी फसल होती कभी नहीं होती। तो ऐसा नहीं था उस समय, जो ये देते थे ये कोई एक फिक्स अमाउंट देते थे, मतलब कभी होता तो दे देते थे, कभी कम होता था तो वो नहीं देते थे। तो एक फिक्स अमाउंट जो है ये अंग्रेजों को नहीं देते थे। अब क्या होता है, जब ये आता है बंदोबस्त, इसके तहत किसान होते हैं, किसान अपना कर देंगे जमींदार को और जमींदार अपना कर देंगे अंग्रेजों को। अब यहां पे कुछ इस नियम के तहत कुछ बातें रखी गई, जैसे कि पॉलिटिकल और जुडिशियल पावर जो है इस सेटलमेंट में नहीं था, और किसान अपना कर जमींदार को देंगे और जमींदार इंग्लिश को देंगे। मगर पहले जैसे कि जो अमाउंट जमींदार देते थे अपनी तरफ से, मतलब जो फिक्स जो अपना कर देते थे अंग्रेजों को, कोई फिक्स नहीं था। अब जो है क्या होगा इस समय, अब अंग्रेज सैनिक जाएंगे उस जमीन का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि इस जमीन से कितना जो है उत्पन्न होता है, उससे कितना कर मिल सकता है हमको। तो अंग्रेज सैनिक जो है निर्धारित करेंगे कि हमको इस जमीन का इस साल का इतना रुपए चाहिए, तो उतना ही रुपए जमींदार को देना पड़ेगा उस जमीन का। ऐसा नहीं है कि आज दे रहे हो कल नहीं, एक साल दे रहे हो अगले साल नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं था इस समय। अब क्या होगा, इन्होंने अपनी ज़मीन जो है ये जो है हाँ, अब ये क्या होगा, जमींदार जो है वो कर जो है फिक्स अमाउंट देंगे किसको, अंग्रेजों को। तो ये दो बातें थी, पहला इनके जो पावर थे वो ख़त्म किए गए हैं, और दूसरा एक फिक्स अमाउंट में जो है कर मिलना शुरू हो गया था। और यहाँ पे एक बात और कही गई थी, जितना भी कर ये किसानों से लेंगे उसका 89% जो हिस्सा है वो जाएगा अंग्रेजों के पास, और 11% जो हिस्सा है वो जाएगा किसके पास, जमींदारों के पास। तो ये जो है इस परमानेंट सेटलमेंट में बात कही गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोगों के लिए कॉर्नवालिस के समय में। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट जो है असल में, जब आप लोगों ने वीडियो देखा होगा बंगाल विजय वाला, उस वीडियो में जो है हम लोगों ने देखा था जो अंग्रेज सैनिक होते हैं वो कंपनी का तो व्यापार करते ही करते हैं। जो अंग्रेज सैनिक होते हैं, मान लीजिए जो इंग्लिश होते हैं, वो कंपनी का तो व्यापार करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो अपना भी एक पर्सनल व्यापार करते थे।
अब इसको जो है कॉर्नवालिस ने देखा तो उन्होंने अब जो है जो अंग्रेज सैनिक पर्सनल व्यापार करते थे उस पे इन्होंने क्या लगाई, रोक लगाई। तो ये अगला पॉइंट था हमारा, कॉर्नवालिस ने जो है अपने सैनिकों के जो पर्सनल व्यापार था उसके ऊपर इन्होंने रोक लगाई। तीसरे पॉइंट की तरफ हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो था हमारा, इसे बोलते हैं, अगर जो आप लोग तैयारी करते हैं सिविल सेवाओं की, तो सिविल सेवाओं का जो आरंभ करते हैं वो होते हैं कॉर्नवालिस। बहुत सारे एग्जामों में पूछता है कि सिविल सेवाओं का जो है प्रारंभ भारत में किसने किया था, तो वो थे कॉर्नवालिस, सिविल सर्विसेज। तो ये था हमारा कॉर्नवालिस के बारे में। अब अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। सन 1805 की बात है और अब इस समय अगला पॉइंट जो है, इससे पहले एक सवाल जो बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु गाजीपुर में हुई थी। तो बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका तो वो कौन थे, वो कॉर्नवालिस थे। इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है कहाँ पे, गाजीपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉर्नवालिस से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम लोग छोटे से रिकैप में। अब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में जितना कुछ हमने पढ़ा है उसको जल्दी से रिवीजन करते हैं, जिससे आपको इस वीडियो के बाद वो चीज़ें क्या हो, याद हो जाएं। तो कॉर्नवालिस जो है वो भारत आते हैं दूसरे गवर्नर जनरल बन करके। उनका कार्यकाल शुरू होता है 1786 से 93 तक। कब से? 86 से 93। पहला पॉइंट इनसे था कि इनके समय में तीसरा मैसूर युद्ध होता है। वो युद्ध शुरू होता है सन 1790 से और 1792 तक चलता है। 3 साल का ये युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है, टीपू की हार होती है। टीपू सुल्तान जो मैसूर का नवाब है उसकी जो है हार होती है और एक संधि होती है। संधि का नाम होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या नाम होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि में कुछ बातें कही गई थी, जैसे कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए हर्जाने के तौर पे 330 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ा और साथ ही साथ इसको अपना आधा राज भी अंग्रेज और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। तो ये पहला पॉइंट था हमारा क्या, कॉर्नवालिस के समय। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था 1793 में एक कोड आता है जिसे बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड। तो कॉर्नवालिस कोड जो है इसमें क्या था, कुछ जो पुराने जो नियम कानून थे अंग्रेजों के उसका संशोधन था। उसे बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड के समय, कॉर्नवालिस कोड के नाम से। और वो कब आया था? 1793 में। इसी साल तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 1793 में क्या, स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार का, मतलब परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो इसमें क्या था, जो जमींदार होते थे उनसे 2 नियम छीने गए थे, एक तो राजनीतिक, एक राजनीतिक और दूसरा जुडिशियल। तो ये 2 नियम जो उनसे छीने गए थे, तो इसके तौर पे जो है अब उनको जो है एक फिक्स अमाउंट जो है वो देना पड़ता था। किसको? अंग्रेजों को। पहले क्या था, वो कोई फिक्स अमाउंट नहीं था, लेकिन अब उनको फिक्स अमाउंट देना पड़ता था। अब ये था पूरा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के बारे में। हमारा चौथा पॉइंट जो था, कॉर्नवालिस ने जो है अंग्रेजों का जो है निजी व्यापार पे जो है उसने रोक लगाई थी। और 5वां पॉइंट जो था वो था भारत में सिविल सेवाओं को प्रारंभ करने वाले कौन थे, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। और छठा पॉइंट था सन 1805 में जो है इनकी मृत्यु होती है कहाँ पे, गाजीपुर में। तो ये पूरा जो है बातें थी कॉर्नवालिस के बारे में। तो अब ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद।